नमस्कार दोस्तों। अभी हम बात करेंगे हिंदी शिक्षण विधियों के प्रश्नों को लेकर के, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में यानी 23 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में जो पूछे गए हिंदी मेथड्स के प्रश्न उनको लेकर के। तो इसमें पहला प्रश्न है, किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन है। किंडरगार्टन विधि जो है उसके संबंध में सत्य कथन कौन सा है? पहला है, ये मनोवैज्ञानिक प्रणाली है। तो ये तो गलत कथन है, क्योंकि किंडरगार्टन जो है वो मनोवैज्ञानिक है। दूसरा, यह उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। ये भी गलत कथन है। ये केवल प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए उपयोगी है और भी पूर्व प्राथमिक के लिए उपयोगी है। तीसरे नंबर पर, कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप प्रदान किया। बिल्कुल ये भी गलत है, क्योंकि इस विधि को निश्चित रूप प्रदान करने का श्रेय फ्रॉबेल महोदय को जाता है। इसका मतलब ये भी इसका उत्तर नहीं होगा। यानी ए, बी, सी तीनों कथन असत्य हैं। अब बात आती है चौथे कथन की। भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती। बिल्कुल सही है, क्योंकि भाषा की व्याकरण और साहित्य की शिक्षा इससे नहीं दे सकते दोस्तों। ये केवल छोटे बालकों को खेल खेल में सामान्य रूप से वर्णमाला को सिखाने या सामान्य व्यवहार को सिखाने से जुड़ी हुई है। इस वजह से यहाँ पर ये प्रश्न पूछ रहा सत्य कथन है। तो चौथा एकमात्र ऐसा कथन है यहाँ पर जो सत्य कथन है। तो दोस्तों राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती। तो चौथा इसका राइट आंसर है, बिल्कुल 100% यही होगा। इसके बाद में नेक्स्ट है, बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जा सकती है? देखो, बेसिक शिक्षा प्रणाली ये कहती है कि बालकों को जो शिक्षा दी जाए वो समवायी यानी सामाजिक वातावरण से जोड़कर, सामाजिक पर्यावरण से जोड़कर दी जाए, जिससे कि बालक जो है समाज को समझ पाए, समाज की व्यवस्थाओं को समझ पाए और किसी एक दिशा में जाने की जगह वो संपूर्णता के व्यवहार को प्राप्त कर पाए। इसलिए बेसिक शिक्षा प्रणाली में गांधी जी का जो विचार था वो था सामाजिक पर्यावरण से जोड़ करके बताने का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों बी, सामाजिक पर्यावरण से। 33वें नंबर का प्रश्न है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में वैयक्तिक अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है? भाषा शिक्षण के संदर्भ में, भाषा शिक्षण के संदर्भ में वैयक्तिक अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है? वैयक्तिक अनुदेशन का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति को यदि हम अनुदेशन प्रदान करते हैं तो उसकी क्या सीमा रहेगी इनमें से। तो पहले नंबर पर है दोस्तों, इसमें विद्यार्थियों को भाषा के तत्वों का ज्ञान प्रभावी रूप से करवाया जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट है, इसमें विद्यार्थियों को भाषाई कौशल में दक्ष किया जा सकता है। तीसरा, इसमें व्यक्तिक शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। चौथा, यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ये सीमा पूछ रहा। सीमा का मतलब होता है दोष। किसी भी विधि में यदि सीमा पूछता है तो इसका मतलब उसका दोष पूछ रहा है। तो पहले नंबर पर, या दोष या कमी भी हम कह सकते हैं, तो पहले नंबर पर इसमें विद्यार्थियों को भाषा के तत्वों का प्रभावी रूप से ज्ञान करवाया जा सकता है। बिल्कुल ये सही है, ऐसा करवा सकते हैं। इसमें विद्यार्थियों को भाषाई कौशल में दक्ष किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। यानी व्यक्तिक रूप से उसको अनुदेश मिलेगा तो निश्चित रूप से उसकी कुशलता बढ़ेगी। और इसमें व्यक्तिक शिक्षण पर अधिक बल दिया जाता है। ये तीनों तो इसमें इसके गुण हैं, लेकिन इसकी कमी जो है वो ये कि ये शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में अध्ययन के लिए उपयोगी नहीं है। यानी ज़्यादा बालकों की कक्षा में यदि हम व्यक्ति विशेष को अनुदेश देना चाहें तो संभव नहीं है। वहाँ पर सभी बालकों को अनुदेश दे सकते हैं। यदि एक एक को देने लग जाएंगे तो शिक्षण कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से कौन सा परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है? परिवीक्षित अध्ययन उपागम, परिवीक्षित अध्ययन उपागम का मतलब होता है एक शिक्षक बालकों के कार्यों को निरीक्षण के माध्यम से, पर्यवेक्षण के माध्यम से देखते हुए उनको सीखने के अवसर देता है। तो इसमें अध्ययन कार्य का आवंटन करना है कि क्या बालकों को पढ़ना है, अध्ययन हेतु उनको निर्देश देना है कि क्या क्या पढ़ना है, और विद्यार्थियों को स्वाध्याय देना और शिक्षक का मार्गदर्शन, ये तीन तो इसमें उपागम या सोपान होते हैं। ये तीन उपाय काम में लेने पड़ते हैं, तीन बातें होती हैं। यहाँ
आपने पढ़ा होगा बाइनिंग एंड बाइनिंग के अनुसार कि परिवीक्षण विधि या पर्यवेक्षण विधि एक ऐसी विधि होती है जिसमें मेज़ या दराजों के चारों ओर बैठे विद्यार्थियों को स्वाध्याय करना पड़ता है, और किसके नियंत्रित वातावरण में? शिक्षक के नियंत्रित वातावरण में। तो इसके लिए उनको अध्ययन का कार्य देना पड़ेगा कि क्या उनको पढ़ना है, उनको अध्ययन हेतु निर्देश देने पड़ेंगे, और इसके अलावा शिक्षक उनका मार्गदर्शन करेगा, बालक स्वाध्याय करेंगे। तो ये 3 तो इसमें होते हैं। कलात्मक प्रायोजना ये नहीं होता। कलात्मक प्रायोजना तो किलपैट्रिक के द्वारा जो प्रायोजना विधि के सोपान बताए गए हैं, प्रायोजना विधि के जो कार्य बताए गए हैं, जो व्यवहार बताए गए हैं, उनसे जुड़ा हुआ। और विशेष रूप से प्रायोजना विधि में जो किलपैट्रिक ने अलग अलग प्रकार की जो प्रायोजनाएं बताई है कि कौन कौन सी प्रायोजनाएं बनाई जा सकती है, उनमें से एक प्रायोजना है कलात्मक प्रायोजना। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराएं। सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराएं। उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थियों हेतु कही गई है? तो देखो, सबसे पहले सरल और समान आकृति के वर्णों को लिखवाते हुए यदि हम आगे बढ़ते हैं तो सीधी सीधी बात है, ये प्राथमिक स्तर की बात हो जाएगी, क्योंकि वर्णमाला का ज्ञान तो हम प्राथमिक स्तर के बालकों को ही देंगे। तो इसमें ये 4 विकल्प में से सीधा सीधा आपको जवाब मिल गया होगा दोस्तों। यहाँ तो बहुत आसान प्रश्न था कि वर्णमाला के ज्ञान की बात हो रही है, मतलब प्राथमिक स्तर की बात हो रही है। भाषा कौशलों में से अभिव्यक्ति कौशल है। भाषा कौशल 4 कौशल होते हैं दोस्तों, LSRW के रूप में, जिनको हम जानते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो इनमें से दोस्तों बोलना और लिखना ये अभिव्यक्ति होते हैं, जिनको अभिव्यंजना कौशल के रूप में जानते हैं। और इसके अलावा सुनना और पढ़ना ये जो है ज्ञानार्जन के लिए होते हैं, यानी कि इनमें व्यक्ति सीखता है, खुद सीखता है। तो अभिव्यक्ति कौशल इसमें हो जाएंगे दोस्तों बोलना और लिखना, बोल करके बताना या लिख करके बताना। या जैसे यूँ भी समझ सकते हैं, एक बालक जो है पढ़ता है और सुनता है, शिक्षक उसको सुनाता है, बालक स्वाध्याय भी करता है किताबों के माध्यम से, लेकिन जब उसको परीक्षा के अंदर अपना जवाब देना पड़ता है तो या तो मौखिक रूप से बोल कर देगा या फिर वो लिख करके जवाब देगा। तो सीधा सीधा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है? अनुलेख का मतलब लिखना, तो सीधा सीधा यहाँ पर लेखन कौशल हो जाएगा दोस्तों, सी विकल्प आ जाएगा इसमें राइट आंसर। इसके बाद में दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है कि लिंग्वाफोन यानी रिकॉर्ड प्लेयर किस प्रकार की अधिगम सामग्री है? तो लिंग्वाफोन होता श्रव्य सामग्री, ये भाषा प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाता है और ये श्रव्य सामग्री होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है। भाषा प्रयोगशाला में इनमें से क्या नहीं होता? तो देखो, भाषा प्रयोगशाला जो है उसके बारे में यदि हम बात करें तो भाषा प्रयोगशाला एक विभिन्न प्रकार के यंत्रों से, विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों से या श्रवण यंत्रों से सुसज्जित एक कक्ष होता है, जिसके अंदर ऐसे यंत्र होते हैं जो भाषा के उच्चारण को लेकर के विशेष रूप से योगदान देते हैं। तो यहाँ पर परामर्श कक्ष होता है, श्रवण कक्ष होता है, नियंत्रण कक्ष होता है, विश्राम कक्ष। विश्राम कक्ष नहीं होता यहाँ पर, तो डी इसका हो जाएगा दोस्तों, विश्राम कक्ष नहीं होता है। सस्वर वाचन का गुण है अस्पष्ट उच्चारण, क्षिप्रता, उचित ध्वनि निर्गम और अस्वाभाविकता। तो देखो, ए, बी और डी ये तीनों तो वैसे ही गलत हैं दोस्तों। अगर सस्वर वाचन हो रहा तो उसमें अस्पष्ट उच्चारण थोड़ी होगा, उसमें तो स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, उचित ध्वनि निर्गम, यानी कि जितनी आवश्यक मात्रा में ध्वनि निकालनी है उसी मात्रा में और उसी स्पीड से ध्वनि को निकाला जाना सस्वर वाचन का गुण है। इसके बाद में दोस्तों मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन है। मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन है। मौखिक मूल्यांकन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। मौखिक मूल्यांकनकर्ता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। मौखिक मूल्यांकन में समूह निष्ठता अधिक होनी चाहिए। मौखिक मूल्यांकन में विद्यार्थियों को आत्मभिव्यक्ति के अवसर कम मिलने चाहिए। तो ये उपयुक्त कथन पूछ रहा। तो दोस्तों मौखिक मूल्यांकन के संबंध में यदि हम इनके बारे में बात करें तो पहला और चौथा तो बिल्कुल भी नहीं होगा।
इसके बाद में दूसरा और तीसरा बचता बी और सी। तो बी विकल्प में मौखिक मूल्यांकनकर्ता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। मौखिक मूल्यांकन में समूह निष्ठा अधिक होनी चाहिए। तो मौखिक मूल्यांकन जो होता है दोस्तों वो पर्टिकुलर बालक का होता है, तो समूह निष्ठा इसमें नहीं रहेगी। इसका मतलब बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मौखिक मूल्यांकनकर्ता को एकदम निष्ठावान होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, विशेष विशेषज्ञ होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि बालकों को लेकर के एक एक बालक के प्रति जिम्मेदारी के साथ में बिना किसी भेदभाव के उसको अंकन भी करना होता है, इसलिए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके अंदर देखिए, मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन की ये परिभाषा किसने दी? तो माइकेलिस के द्वारा दी गई परिभाषा दोस्तों ये, जिसमें उन्होंने कहा कि मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए या प्राप्ति की सीमा के लिए एक निर्णय लेने की प्रोसेस के रूप में है। तो माइकेलिस इसका राइट आंसर है। दोस्तों कई बार इस तरह की स्थितियां बनती है कि हमें इस तरह के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं जो सामान्य रूप से बहुत आसान होते हैं, लेकिन जब परिभाषाएं आती है तो वहाँ पर थोड़ा सा अपने को ऐसा लगता है कि बहुत सारी परिभाषाएं होती है, उसमें से किसकी है किसकी नहीं है। तो हर विषय में जहाँ भी ज़रूरत हो कुछ कुछ खास परिभाषाएं हमें याद करनी चाहिए। विद्यार्थी की सीखने संबंधित कठिनाइयों को दूर करते हुए करवाए जाने वाला शिक्षण कहलाता है। सूक्ष्म शिक्षण, ब्लॉक शिक्षण, अभ्यास शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण। तो उपचारात्मक शिक्षण होता है दोस्तों उपलब्धि परीक्षण के बाद में जब बालकों में ये देखा जाता है कि कोई कमी है, तो फिर उस कमी को दूर करने के लिए वो क्या करते हैं, पहले तो कमी के कारणों का पता लगाते हैं निदानात्मक परीक्षण से, और फिर आखिरी में जब दोबारा पढ़ाते हैं तो उसकी जो कमियां निकल कर के आई उसके कारण क्या है, उन कारणों को दूर करते हुए पढ़ाते हैं। तो वो होता है उपचारात्मक शिक्षण। नेक्स्ट है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष है, पहला है इसमें विद्यार्थियों का निरंतर मूल्यांकन होता है। इसमें विद्यार्थियों का निरंतर मूल्यांकन होता है पहले नंबर पर। इसके बाद में दूसरा है विद्यार्थियों को अपनी कमियों का निरंतर ज्ञान होता है। निरंतर मूल्यांकन होता है, ये इसका गुण है। कमियों का निरंतर ज्ञान होता है, तो ये भी इसका गुण है। इसमें अभिभावकों को विद्यार्थी की निरंतर प्रगति की जानकारी होती रहती है, ये भी इसका गुण है। ये प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम हो, ऐसा नहीं है। विशेष रूप से यहाँ पर जो है ये प्रणाली तभी लागू की जा सकती है जब शिक्षक अनुपात कम हो, विद्यार्थी का अनुपात कम हो। तो डी इसका हो जाएगा, सीमा है इसकी, दोष है। तो चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें दोष पूछा ना, सीमा पूछी है, कमी पूछी, तो ये कमी है इसकी, बहुत ज़्यादा बालकों में इसको लागू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का उपयोग किया जाता है। तो उपलब्धि परीक्षण में यहाँ दिए गए विकल्पों के अनुसार हो जाएगा दोस्तों, 4 पदों का निर्माण करते हैं। उपलब्धि परीक्षण में 4 पदों का निर्माण किया जाता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के आपके जो 15 प्रश्न पूछे गए हिंदी शिक्षण से जुड़े हुए, ये अपने आप में बहुत आसान प्रश्न है, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने भी इन्हीं उत्तरों को सही किया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।